स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने वाइल लूप को स्टडी किया था। आज हमने दो लूप स्टडी करनी है, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, राइट ए प्रोग्राम विच डिस्प्लेज नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो नंबर्स को 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले करे। यही प्रोग्राम प्रीवियस वीडियो में हमने वाइल लूप के साथ कुछ इस तरह से लिखा था। अब इसी को हम लिखने वाले हैं डू वाइल लूप के साथ। तो वाइल लूप के साथ हमने लिखा था, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, यहाँ पे लिंक भी डिस्प्ले हो रहा होगा। अब हमने इसी को कन्वर्ट करना है डू वाइल में। ये आपके सामने जो है वो फ्लो चार्ट भी सारा बना हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये होता है डू वाइल में कि वाइल की जो कंडीशन पहले ऊपर आ रही है, ये लूप की बॉडी है, इससे पहले कंडीशन आ रही है। आप इसको क्या करो, इसको यहां से मिटा के लूप के एंड पे ले जाओ। यही लिखा था ना वहां पे, वो यहां पे लिख दिया। एक फर्क ये पड़ेगा कि जब कंडीशन यहां थी तो टर्मिनेट नहीं थी, यहां पे आई है टर्मिनेट जरूर करेंगे, ताकि कंप्यूटर को पता लग जाए कि ये वाइल लूप जो है ये पहले ही खत्म हो गई हुई है, इसका जो भी बॉडी है वो पहले ही है, इसलिए टर्मिनेट साइन लगा रहे हैं। अब देखें, जब कर्सर यहां से यहां पहुंचेगा, ये ब्रैकेट शुरू होगी, तो कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि डू वाइल लूप स्टार्ट होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे स्टार्ट में डू लिख देते हैं। अब इसने भी बिल्कुल उसी तरह ही एक्ट करना है जिस तरह लास्ट प्रोग्राम एक्ट कर रहा था। इंटीजर n हमारे पास 1 के इक्वल है, कंप्यूटर की मेमोरी में डिस्प्ले कहीं नहीं हो रहा। डू में गए, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, n डिस्प्ले हुआ, n की वैल्यू कितनी है 1, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई। एंड लाइन के मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर सेकंड लाइन में चला गया, n की वैल्यू में 1 का इजाफा हुआ, n2 हो गया आपके पास। अब आपके पास ये कंडीशन आ गई, n लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ जी है, 2 लेस देन इक्वल टू 10 होता है। अब यहां से वाइल का ये जो कंडीशन है, ये डायरेक्ट जब ये ट्रू होगी, कंडीशन फुलफिल होगी, तो ये कर्सर को यहां फेंकेगी डू वाली साइड में, और दोबारा से ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो फिर अब डू तो कोई स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन नहीं है जो एग्जीक्यूट हो, तो आप यही समझें कि डायरेक्ट से ये यहां ही आ गया। अब इसमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है, सी आउट n कितना है 2 है, डिस्प्ले होगा। एंड लाइन का मैनिपुलेटर आया, नेक्स्ट लाइन में चला गया कर्सर, n प्लस प्लस हुआ, n की वैल्यू 1 बढ़ के 3 हो गई। 3 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, हाँ जी होता है, वही प्रोसेस रिपीट होगा। 3 भी डिस्प्ले होगा, 4 भी डिस्प्ले होगा, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, और 10 भी डिस्प्ले हो जाएगा। जब 10 डिस्प्ले होगा, यहां पे एंड लाइन का मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर आगे चला जाएगा। n प्लस प्लस करेंगे तो n की वैल्यू 10 से, क्योंकि 10 डिस्प्ले हो चुका है, n की वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी। जब n की वैल्यू 11 होगी तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। अब ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, टर्मिनेटिंग कंडीशन है, ये होल्ड नहीं कर रही, इस वजह से अब ये वापस नहीं भेजेगी प्रोग्राम को। अब ये जो है वो कर्सर को इधर भेजने की बजाय आगे भेजेगी गेट ch की तरफ। गेट ch की कमांड एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद प्रोग्राम जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डू वाइल लूप में देख लिया कि किस तरह से ये जो है वो डू वाइल लूप है वो रन करती है। अब हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए जो कि डिफरेंसेस हैं। वाइल और डू वाइल लूप दोनों में ये कॉमन चीज है कि कंट्रोल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन लूप से पहले होती है। वाइल लूप में कंडीशन पहले आ रही थी, डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में आती है। वाइल लूप में साथ टर्मिनेटर नहीं था आ रहा, डू वाइल में टर्मिनेटर साइन आता है। याद रखें कि जो कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं आमतौर पे उनमें भी टर्मिनेटर नहीं होता, और जो लूप्स हैं उनमें भी टर्मिनेटर नहीं होता। मिसाल के तौर पे फॉर लूप के सिंटैक्स में टर्मिनेटर नहीं आता, वाइल लूप के सिंटैक्स में टर्मिनेटर नहीं आता। लेकिन डू वाइल एक ऐसी लूप है जिसमें वाइल की कंडीशन चूंकि आखिर में आती है, इसलिए आगे टर्मिनेट करते हैं। ये क्या है आपके पास, ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है जो वाइल लूप के आगे पैरेंथेसिस में आ रही है, और ये कहां पे आनी है, बॉडी ऑफ द लूप के बाद आनी है। डू वाइल लूप में और वाइल लूप में एक बड़ा फर्क ये है, क्योंकि डू वाइल लूप में पहले डू होना होता है,
तो कंडीशन चेक नहीं होती पहली दफा प्रोग्राम के लूप के एग्जीक्यूट होने से। तो मकसद ये है कि वाइल लूप तो हो सकता है कि पहली दफा अगर कंडीशन फेल होगी तो पहली दफा ये एग्जीक्यूट ना हो। मिसाल के तौर पे अगर वही वाली वाइल लूप रहने दो जो पिछले प्रोग्राम में मैंने बताई थी और इवन लिखी हुई थी इस वीडियो के स्टार्ट में, और उसमें यहां n की जगह 11 कर दो तो 11 डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि वाइल यहां लिखा था यहीं से कंडीशन फेल होके बॉडी ऑफ लूप में कर्सर जाएगा ही, तो लूप एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर वाइल लिखा हो। यहां अगर डू लिखा है तो फिर n की कोई भी वैल्यू हो, लूप एटलीस्ट 1 टाइम जरूर एग्जीक्यूट हो। आप n को 11 की बजाय 100 भी कर दो तो जब प्रोग्राम की आप आउटपुट लोगे तो आपको कम से कम आउटपुट पे 100 जरूर डिस्प्ले होगा, 101 नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद कंडीशन फेल हो। तो डू वाइल लूप ने एटलीस्ट 1 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होना है। अब हम इसी चीज को लिखते हैं फॉर लूप की मदद से। अब देखें, जब हमने वाइल लूप से लिखा है तब भी, डू वाइल लूप से लिखा है तब भी हमने वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया था, उसको पहले कोई वैल्यू असाइन की थी। मिसाल के तौर पे 1 की वैल्यू पहले से असाइन की हुई थी। लेकिन जब हमने फॉर लूप लिखनी है उसमें फर्क ये आना है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लूप पहली लूप से, कि फॉर लिखा, अब ये चीज आगे स्टार्ट होगी। इसमें सबसे पहले ये जो इनिशियलाइजेशन है वो लूप के अंदर होनी है, पहले नहीं होनी। मतलब अब आपको ये चीज यहां लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसके अंदर लिखोगे इंटीजर n इज इक्वल टू 1। ये चीज लूप के अंदर ही आ जाएगी, उसके पैरेंथेसिस में ही आ जाएगी इनिशियलाइजेशन कंट्रोल वेरिएबल की। टर्मिनेट किया, उसके बाद वाइल लूप में क्या थी, कंडीशन थी वाइल n इज लेस देन इक्वल टू 10। यहां पे भी कंडीशन आ गई n इज लेस देन इक्वल टू 10। ये वही वाली कंडीशन है जो अगर वाइल लूप से करते तो इसके अंदर आनी थी। फॉर लूप से किया है तो वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन भी इधर ही हुई है, डिक्लेरेशन भी इधर हुई, ये डिक्लेयर किया वेरिएबल को, इनिशियलाइज भी यहीं पे कर लिया, यानी वैल्यू भी यहां पे ये साइन की है, और ये कंडीशन भी फॉर लूप के अंदर मौजूद है। उसके बाद आप टर्मिनेट करते हो। वाइल लूप की बॉडी में आप जाके करते थे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहां पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी यही होना है, n++ यहीं पे करोगे आप। आगे बॉडी ऑफ लूप में चले जाओ आप, तो जो ब्रैकेट्स लगाते हैं आमतौर पे जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो, तो हम लिखते हैं सी आउट, जो पहले बॉडी में लिखा था वही अब लिखने हैं n और एंड लाइन, और आगे टर्मिनेट कर दिया। अब आपको n++ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो फॉर लूप में ये फायदा है कि वेरिएबल डिक्लेयर भी अंदर ही हो जाता है, उसको इनिशियलाइज भी अंदर ही कर लेते हो, उसके ऊपर कंडीशन भी अंदर ही लगा लेते हो, और उसके अंदर इंक्रीमेंट भी अंदर ही कर लेते हो। अब चूंकि ये स्टेटमेंट एक ही है, तो एक स्टेटमेंट हो तो ब्रैकेट लगा दोगे, प्रोग्राम रन कर जाएगा, लेकिन ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती। अब ब्रैकेट ना भी लगाओ तो एक स्टेटमेंट का मतलब है कि ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट नहीं लगाओगे, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कंसीडर करेगा कि इसके बाद जो इस लूप के खत्म होने के बाद ये जो यहां तक खत्म हो रहा है इसका सिंटैक्स, इसके बाद जो पहला टर्मिनेटर साइन है वहां से उसने वापस आना है। अब देखते हैं कि ये लूप एग्जीक्यूट किस तरह से होती है। पहला काम ये होता है जब ऊपर से कर्सर आएगा लूप के अंदर, सबसे पहले ये चीज जो है वो होगी, इंटीजर n इज इक्वल टू 1 होगा। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ये चीज होनी है, उसके बाद नहीं होनी। उसके बाद कर्सर जो है वो जाएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, हाँ जी हो रही है। अब ये कंडीशन फुलफिल होने को हो रही है तो इधर को नहीं जाना कर्सर ने यहां से आना है बॉडी ऑफ लूप में। अगर एक स्टेटमेंट है उस एक स्टेटमेंट में आना है, अगर ब्रैकेट्स लगी हैं बहुत सारी स्टेटमेंट्स है तो उन सारी स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना। मिसाल के तौर पे यहां पे क्या होगा, n1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, 1 की वैल्यू डिस्प्ले हुई, एंड लाइन की वजह से नेक्स्ट लाइन में चला गया कर्सर। अब जब ये बॉडी ऑफ लूप सपोज ज्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं तो ये इस तरह भी लिखा होगा, तो ये सब सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एक स्टेटमेंट है तो फिर तो ये नहीं लगाएंगे, फिर वो एक ही एग्जीक्यूट होगी। तो यहां से उस स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने के बाद इसने यहां से सीधा जाना है इधर,
पहले इंक्रीमेंट होना है, इंक्रीमेंट होने के बाद ये कंडीशन चेक होनी है। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप में जाना है। जैसे अब इंक्रीमेंट हुआ, एन आपके पास 2 हो गया इंक्रीमेंट से, कंडीशन ट्रू है, एन की वैल्यू डिस्प्ले होगी, 2 डिस्प्ले हो जाएगा, एंड लाइन की वजह से नेक्स्ट लाइन में चला गया कर्सर, अगेन आए, अगेन एन की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, एन 3 हो गया, अगेन कर्सर इधर आया, 3 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, और उसके बाद ये अगेन एग्जीक्यूट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, कर्सर नेक्स्ट लाइन में गया। तो मतलब ये कि अब इस पैटर्न ने फॉलो होना है, पहली दफा इधर से आएगा ये चीज, फिर ये, इसके बाद हमेशा ये होगी, इसके बाद हमेशा ये इंक्रीमेंट होगा, इस इंक्रीमेंट के बाद हमेशा ये वाली कंडीशन। 3 कंडीशन है आपके पास, एक यहां पे ये चीज लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, और एक ये 3 एक तरह से पार्ट्स हैं लूप के अंदर, फॉर के या पैरेंथेसिस में। तो पहली दफा ये, फिर ये, उसके बाद ये बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप से फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट से फिर कंडीशन, कंडीशन से फिर बॉडी ऑफ लूप, और जब एक दफा एग्जीक्यूशन हो जानी है फिर इस चीज में, इन तीनों में ही रहना है, यहां से ये, फिर ये, फिर यहां से ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह चलता रहेगा। जब n की वैल्यू 10 होगी, 10 यहां प्रिंट हो गया, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया, 4 से सारे प्रिंट हो गए। इस तरीके से करते करते आप सारे प्रिंट कर दोगे ना, 10 भी प्रिंट हो गया। अब 10 के बाद n प्लस प्लस से n की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी है। 11 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, नहीं होता, कंडीशन क्या होगी है, फेल होगी है। तो फिर अब कर्सर किधर को जाएगा, जब कंडीशन फेल हो जाएगी कर्सर बॉडी ऑफ लूप में नहीं जाएगा, बल्कि कर्सर यहां से सीधा नीचे आ जाएगा, और आगे गेट ch आपने लिखा होगा। तो यही प्रोग्राम जो है इस तरीके से आप फॉर लूप से भी एग्जीक्यूट कर दोगे। तो यहां पे मैं आपको लूप्स का एक बेसिक सा आइडिया बता रहा हूं, स्ट्रक्चर बता रहा हूं। एक्चुअली जो हमारा स्टडी करने का पर्पस है वो ये है कि जब हम फिजिक्स के प्रॉब्लम स्टडी करने शुरू करें, या फिर जो हमारा कोर्स है जिसमें आइलर मेथड वगैरह हमने स्टडी करने हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करना है, उन सारी चीजों में लूप्स इन्वॉल्व। तो यहाँ पे एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। जब ये चीजें एक दफा गो थ्रू कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अपने उन सिलेबस के कंटेंट्स पे जाएंगे, और वहां जाके हम आइलर मेथड, इंप्रूव्ड आइलर मेथड, और जितनी भी चीजें हैं मतलब वहां पे उन सब से रिलेटेड प्रोग्राम्स करेंगे। जो बाकी चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजन होंगी आपकी, वो वहां से आपको क्लियर हो जाएंगी। शुक्रिया।